शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब है कि आप शिक्षित हो गए। उसी को बाबा साहब ने कहा था। हम लोग आज बहुत से त्रासदी में हैं। हमारा अधिकार हर तरह से छीना जा रहा है। हम लोगों को धर्म के नाम पर लूटा जा रहा है और विकास के नाम पर हमको एक तरह से वंचित किया जा रहा है। वैसी परिस्थिति में बाबा भीमराव को याद करना बड़ी ज़रूरत हो गई है। इसीलिए 14 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक उनकी जयंतियाँ मनाई जाती है। उसी क्रम में हम यहाँ पर आए थे और अपनी बातों को। माझी जी, आपने कहा है कि सभी प्रकार के जुलूस बंद होने चाहिए, धार्मिक जुलूस, इसका क्या मतलब है? देखिए, वैसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि कहीं उत्तेजना फैले। और अगर आप जुलूस निकालते हो तो आप अपनी बात कहिए, दूसरे को गाली देने के लिए, दूसरे को स्लोगन देने के लिए नहीं है। आप झंडा लहराते हो तो किसी दूसरे के ये मंदिर पर या मस्जिद पर झंडा लहराओगे, ये कहाँ की बात है। इसलिए ऐसे ऐसे चीज़ों को जरूर बंदेज करना चाहिए और रोकना चाहिए। जिस प्रखंड में इसी प्रखंड में इस तरीके की घटना हुआ है, क्या समान कहेंगे? शिक्षा प्रणाली की आप बात कर रहे हैं सर, सदन में इस मामले को सर कभी उठाया हुआ कहा गया है? अभी जाए कि समान प्रशासन पर भाषण देते हुए हमने 13 मिनट का भाषण दिया है इसी पर। जिस प्रखंड में इसी प्रखंड में इस तरीके की घटना हुआ था, नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए और जिसने ऐसा घटित किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, जिस सरकार में रहते हैं उसी का बुराई कर रहे थे अभी, जिसे शिक्षा व्यवस्था को लेकर। नहीं, आपकी ही सरकार तो है बिहार में। नहीं, देखिए, भरोसा शिक्षा पे नहीं। उसमें बात ये है कि बुराई नहीं है। अगर कहा गया है कि सचिव वैद अरु मित्र जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगहि होई नाश। तो हम मित्र हैं, हम साथी हैं। हमारे लोग अगर गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उनको वार्न करना, उनको समझाना हमारा फर्ज है। हम समझाने के लिए बात करते हैं, न कि उनका विरोध करते हैं। कॉम्पिटिशन में जाएंगे और अपना स्थान प्राप्त करेंगे, अपनी बुद्धि और अपना इतिहास क्या हो रहा है। आज मौका नहीं हमारे बच्चों को, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, उसको कागज किताब नहीं है और दूसरे को 20 लाख 25 लाख रुपये तक वो पढ़ाते हैं। तो उनका बच्चा हमारा बच्चे में तो मेल है। यही कारण है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ 5% 10% सेवाओं में आती हैं, बाकी सब उसी वर्ग के लोग वहाँ आ जाते हैं। तो इस चीज़ को भी हमको समझने की जरूरत है और समझ करके जो बाबा साहब ने रास्ता बताया हमको, उस रास्ता पर चलने की जरूरत है। जयंती मना लेने से कुछ नहीं होगा मेरे भाइयों, हमें ही रास्ते में रहना चाहते हैं। और दूसरी बात, बिना राजनीति को हथियाए आपका विकास नहीं होने वाला। आपको होता है कुछ तकलीफ होती है, हाथ बढ़ाते हैं तो दुर्भोग मिल जाता है। इससे संतुष्ट नहीं होना है। आपकी आबादी कह रहे हैं कि 85% है, तो कम से कम 80% को हमको हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? उसका भी है। जब बाबा साहब 1932 में दस्तखत कर रहे थे तो ये प्रस्ताव दिया गया था। अगर ये प्रस्ताव मान लिया गया होता तो आज शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ा, बैकवर्ड, ये सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरल रहता तो ये अपने नेता को चुनते। जैसे काउंसिल में चुनते हैं लोग, निकाय का भी चुनाव हुआ 24 का, तो सभी निकाय वाले लोग वोट दिए और वो विधान परिषद में जाएंगे तो उन्हीं की बात करेंगे। उसी प्रकार से शेड्यूल कास्ट के लिए बाबा ने कहा था, तो आज उसको भी रोका गया। लेकिन डबल मतदाता सूची बने, सेपरेट इलेक्टोरल हो। आज कोई आदमी बोलता है, जीतकर मानिए वो पागल ऐसे बोल रहा है, पागल बोलता है। आज 131 हमारे MP हैं, विधायक हैं, सेपरेट इलेक्टोरल की बात या तो समझते नहीं है और नहीं तो जानबूझकर के डरते हैं और बोलते नहीं। तो बाबा साहब का जब हम जयंती मनाते हैं तो हमको उनके सामने शपथ लेनी चाहिए कि बाबा साहब, आप पुनः पैक्स में चाहा नहीं हुआ
बड़ी चर्चा चलती है, अगर हम कह देंगे तो बड़ी चर्चा चलेगी। हम आरक्षण के पक्षधर नहीं है। आरक्षण तो बीच में मिला हुआ कुछ है, 2 वर्ष के लिए 10 वर्ष के लिए। हमको तो पूर्ण आजादी मिलनी चाहिए, पूरा लाभ मिलना चाहिए। हम 85 हैं तो 85% मिलना चाहिए, हमको क्यों 50% मिलेगा? तो कहने का ये है कि हम तुम्हारी लड़ाई यहाँ होनी चाहिए। और ये लड़ाई कब होगी? जब चुनाव आएगा और ये समझिएगा कि हमको 85% है और 85% के लोग एक हैं। एक तरह का चुनाव अगर वोट कीजिएगा तो आपका नेता बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, आपका नेता बनेगा भारत का प्रधानमंत्री, जो आपके हित में काम करेगा। आज आपके हित में काम नहीं कर रहा है, उसके सामने दिक्कत है। हम भी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये बात अगर हम मानते हैं तब ठीक हमारे विकास की बात है और तब हम बाबा की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को बाबा साहब के बारे में थोड़ी सी बातें बहुत कह तो रहे हैं, हमारी पढ़ाई नहीं है, लेकिन जब उन्होंने कहा कोई आदमी है तो कहने का मतलब ठीक से उन्होंने कहा था, ने कहा था और कहने की बात नहीं। इस बात को हमको आपको समझना पड़ेगा। हम लोग नहीं समझ पा रहे। हम तो गाँव घर में देखते हैं कि एक लड़की एक लड़का प्यार बस जो 2 जाति का है, तो कभी तो लड़की को लोग मार देते हैं, नहीं तो लड़का को लोग मार देते हैं, या फिर होता है घर से निकाल देते हैं। आज भोगना पड़ता है हमको। इस चीज को हमको आपको रोकना होगा। अगर वैसा लड़का लड़की प्यार में हिम्मत करते हैं लोग तो हमको उसको प्रोटेक्शन देना होगा और उस तरह से प्रोटेक्शन दीजिएगा तो आज नहीं तो 10 वर्ष के बाद समान स्थिति हो जाएगी कि जाति बंधन टूट जाएगा। और जाति बंधन टूट जाएगा तो फिर हमारा विकास को कोई नहीं रोक सकता है। ये हमारी बात नहीं है, ये अम्बेडकर साहब की बात है। तो अम्बेडकर साहब ने ये सुझाव दिया था, उस चीज को मानने की बात नहीं करते, हम समस्या की बात नहीं कर रहे। उनके बातों को मानने से हमको यह फायदा हो सके, ये बात हम बोलते हैं। तो ये तो हमारा सामाजिक मामला है, हम समाज को देखना चाहिए। लेकिन एक बात और है, राजनीति में भी हमको देखना होगा। राजनीति का भी गुरु उन्होंने सिखाया था हमको, और वो जो गुरु सिखाया हमारे एक साथी अभी पूना पैक्स की बात कर रहे हैं। तो पूना पैक्स का जब मसौदा तैयार हुआ तो मसौदा में क्या था? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब के लिए सेपरेट इलेक्ट्रॉन की बात मानी। और जब सेपरेट इलेक्ट्रॉन की बात की थी, जो समाज लोग हैं, ब्रह्मवादी व्यवस्था वाले लोग हैं, उनको लगा कि तब तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हमारे कब्जे में नहीं रह पाएंगे, इसीलिए कैसे इसको तो बाबा गांधी जी को उन्होंने बहकाया और गांधी जी आ गए भारत में और अनशन पर बैठ गए। जब 15 दिन या 14 दिन अनशन उनका हुआ तब अम्बेडकर साहब को कहने गए, हमारे करने को कहते हैं लेकिन हम प्रकाशी भाग में होते हैं। और उसी चीज को चंद्रिका बाबू ने भी कहा और हमारे गुप्ता जी ने भी कहा कि ब्राह्मण व्यवस्था की ऐसी परिस्थितियां आई है जिसके जाल में हम जटे हुए हैं, उससे उबर नहीं रहे हैं। तो किसका दोष है? दोष मेरा है। हम अभी तक नहीं समझ रहे हैं, हमारा देह का चमड़ा खींचा जा रहा है, हमारी मस्तिष्क पर गुलामी का भाग दिया जा रहा है, लेकिन हम नहीं समझ रहे। और बहुत स्वाभाविक बात उन्होंने कही थी, जिसके लिए अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा कि पार्लियामेंट में 131 MP हैं, 1000 से कई ज़्यादा हमारे MLA हैं जो आरक्षण का लाभ लेकर आज पार्लियामेंट में है, आज विधानसभा में। लेकिन जो बात प्रमुखता से बाबा ने समझाने का काम किया था, वो बात को हम भूल जाते हैं। उन्होंने क्या कहा? हम जानते हैं बुद्ध साहिब और भगवान बुद्ध से हमारे भीमराव अम्बेडकर प्रेरित थे, और वहाँ पर भी है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि
तो मतलब है कि आप शिक्षित हो। उसी को बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा सबसे बड़ी चीज है, एक शेरनी का दूध है, जो इसको पढ़ेगा पिएगा वो दहाएगा। हम गाते हैं कहते हैं, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? चुनाव आता है, हम जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, पैसा के नाम पर और क्या क्या कारणों से हम 5 जगह 10 जगह बढ़ जाते हैं, हमारी शक्तियां बिखर जाती है और हम लक्षित जो हमारा कार्य है, हमारा एम है, उसको हम लोग प्राप्त नहीं करते। तो बाबा साहब ने क्या कहा? शिक्षित बनो। लेकिन शिक्षित कैसे बनो, इसका भी उन्होंने फॉर्मूला दिया था। तो आज इसका नाम कोई नहीं लेता। आज इतने वक्ता हमारे साथी लोग हुए, लेकिन शायद इसका नाम एक आधा भी आ जाता तो हमको बड़ी खुशी होती। उन्होंने कहा था समान शिक्षा प्रणाली लागू करो, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम करो। लोहिया जी ने कहा था कि राष्ट्रपति का बेटा हो या भूमि का संतान, सबको शिक्षा एक समान। इसके लिए इस स्लोगन को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है? हम लोग को चुनाव आता है तो पार्टी के नाम पर बढ़ जाते हैं, गांव के नाम पर बढ़ जाते हैं और बहुत तरह की बातें हैं नहीं करना चाहिए, बढ़ जाते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि जब चुनाव होती है, चुनाव में जाते हैं, सरकारें बनती है, तो हमारे लिए कुछ नहीं होता। वो कुछ इधर उधर की बात करके अपना 5 साल पूरा कर लेते हैं और फिर नया नारा के साथ आ जाते हैं और फिर हम लोग वही करते हैं। ये बात तो वो ही कि ये चिड़िया है, चिड़िया को उसका कैसी एक आदमी बोल रहा है कि चिड़िया बहन, शिकारी आवेगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। चिड़िया को वो सचेत कर रहा, चिड़िया को याद भी है बात हो गई और गाती भी है चिड़िया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। लेकिन जब शिकारी आता है, अपना जाल बिछाता है, दाना डालता है, तो यही गाते गाते वो जाल में फंस जाती है और फंस जाने के बाद वो बहेड़े और उसको सबको ले जाता है और ले जाने के बाद उसका क्या हर्ष होता है हम आपको मानते हैं। तो आज हम जय भीम का नारा दे रहे हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम की बात भी करते हैं, कैसे हासिल होगा इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते। उसके लिए बाबा साहब ने तो सही है, संविधान में इस बात का प्रोविजन हुआ है कि हम भी एक वोटर हों और वोट दें। तो किसने रोका है मेरे भाइयों? आज 75 साल आज़ादी के हो गए। पढ़ाई लिखाई का जहाँ तक सवाल है, जो आज़ादी के पहले की हालत थी, हम ईमानदारी से कहना चाहते हैं कि आज हम स्थिति नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि जो प्रगति शिक्षा में होनी चाहिए वो शिक्षा में प्रगति नहीं हो पाई, लेकिन तो भी लोग आगे कुछ बढ़े हैं उसकी परिस्थिति में। लेकिन जब चुनाव आता है तो क्या ऐसे दल, ऐसे व्यक्तित्व को लोग सोचते हैं कि जो साथ दे कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू हो जाए। और कोई नई बात हिंदुस्तान के लिए नहीं कही थी बाबा ने। आज फ्रांस में, आज चीन में, आज भूटान में, आगे और सब कुछ में कॉमन स्कूलिंग सिस्टम है और यही कारण है। अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, उस पर भी हम आना चाहेंगे क्योंकि हमारा कुछ उसका दृष्टिकोण दूसरा है कि आज आरक्षण क्यों हम मांग रहे हैं। बाबा साहब ने यही कहा था कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण, 20 वर्ष के लिए आरक्षण, 30 वर्ष के लिए आरक्षण, आरक्षण बराबर हो, ये कल्पना उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने कहा था एक 10 साल में या 2-10 साल में हमारे लोग पढ़ जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, हमारा जो देश है उसको हम पूरा कर पाएंगे। लेकिन आज नहीं हो पा रहा। इसका खास कारण है हम लोग दोषी हैं। हम लोग सिर्फ पढ़ लेते हैं, हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं, हम समाज की बात नहीं करते, समाज की बात करते हैं और समय आता है तो बाबा साहब का नाम लेते हैं। तो इसीलिए बाबा साहब ने तो मंत्र दिया था कॉमन स्कूलिंग सिस्टम होना चाहिए और कॉमन स्कूलिंग सिस्टम के लिए लड़ने की जरूरत थी।
आगे हम लोग इतने लोग हैं, कभी कोई आंदोलन हुआ है बिहार में या हिंदुस्तान में कि कॉमन स्कूलिंग सिस्टम लागू करे जिसमें राजा का बेटा भी और एक स्कूपर का बेटा भी एक साथ पढ़े? कोई आंदोलन नहीं हुआ। तो जब आंदोलन ही नहीं हुआ है तो बाबा का नाम हम बेकार में रखते हैं। मैंने तो कहा था जो है कॉमन स्कूल सिस्टम होनी चाहिए, कह के गए, लेकिन हम कहाँ मान रहे हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि अगर हम उनका जन वृक्ष बढ़ाते हैं तो हमको खास करके नौजवान साथियों को आंदोलित होना पड़ेगा, एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा कि भाई ये नहीं चलेगा कि एक लोग है 20 लाख 25 लाख 30 लाख पैसा दे करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, चाहे जिस जात का हो, अमीर में पढ़ाता है, क्योंकि हमारी भावना है दुनिया में जो ही जात है, एक अमीर की जात है या दूसरा गरीब की जात है। और तो गरीब के लोग अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? सरकारी विद्यालय में पढ़ाते हैं। सरकारी विद्यालयों के किसी माफ कीजिएगा उनको शिक्षक होंगे तो शायद महीने में उनको गाली देने की शायद नहीं हो रहा कि आज इसी से आप जान लीजिए कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति क्या है कि मास्टर साहब तो पढ़ाने जाते हैं लेकिन उनका बेटा कहाँ पढ़ता है? प्राइवेट स्कूल में। क्यों? तो जानते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। तो इसका मतलब है कि सरकारी विद्यालयों को लोग छोड़ दिया भगवान, इसलिए कि सरकारी विद्यालय में गरीब के बच्चे पढ़ते हैं। तो ये बड़ा साजिश है, जिस साजिश के तहत आज ऐसा हो रहा है हमको इसको भी समझने की जरूरत है। इसे कॉमन स्कूल सिस्टम की बात उन्होंने की है, इसको ये याद करनी चाहिए। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट 3-4 साल पहले क्या लिखा, कहा था कि अगर सरकारी विद्यालयों को ठीक करना है तो कानून बनावे सरकार, चाहे जुडिशियरी का बेटा हो जज का, स्पीकर का बेटा हो चीफ सेक्रेटरी का या चीफ मिनिस्टर का या और किसी का, सबका बेटा अनिवार्य रूप में सरकारी विद्यालय में पढ़े। एक अगर कानून बन जाता है तो फिर हमारे सरकारी विद्यालय की स्थिति ठीक हो जाए। आज है तो पैदा है ही पेपर में पढ़े होंगे, कल में बोले उसी बात को दोहराना कि दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया। आज प्राइवेट स्कूल के बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्यों? उसने स्थिति को ठीक कर। हमारा कहना है यहाँ पर हम लोगों को इसके लिए लड़ाई करनी चाहिए। और फिर बाबा ने जो हमको कहा कि जाति व्यवस्था व्यवस्था की बात हमारे गुप्ता जी ने कहा, उन्होंने कहा तो स्पष्ट उन्होंने कहा, ठीक ही कहा था उन्होंने, हिंदू धर्म में जन्मना मेरा कष्ट का मामला नहीं। उनके माता पिता हिंदू, लेकिन उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म इतना निकृष्ट धर्म है, जात पात ऊंच धर्म में विश्वास है कि हम इस धर्म में मरेंगे नहीं और मरने के पहले तो बुद्ध धर्म को अपनाया। महान विद्वान थे। ठीक ही एक साथी ने कहा, हम भी जब लंदन गए थे तो वहाँ संसार के विद्वानों का पुस्तक का गैलरी है, किसी के 2 कमरे में है, किसी के 3 कमरे में, किसी के 4 कमरे में। आपको सुन करके हैरत होगा बाबा अम्बेडकर साहब के पुस्तकों का गैलरी 19 कमरा में, तो संसार में किसी को उतना नहीं। इतना भारी विद्वान थे तो क्या वो नहीं समझते थे कि हम जो बात बोल रहे हैं इसमें कोई जान है या नहीं है? तो इसलिए उन्होंने अनेक बातें कही। और 1956 में मरने के पहले वो जब बुद्ध धर्म को अपनाया, संसार के सभी धर्मों को उन्होंने देखा, कहीं वो समानता नहीं पाई गई जो बुद्ध धर्म में उन्होंने पाया। और एक ही चीज इनकी मनों में था, जब तक इस धरती पर जाति प्रथा रहेगी तब तक हमारा विकास नहीं होगा। हमको अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर गरीबा चौक में आयोजित जयंती समारोह के अवसर पर अध्यक्षता कर रहे हैं राम नरेश राम मुखिया जी और संचालन लोग
सलीके से करने वाले भाई राजधानी राम अम्बेडकर वादी हैं या खाती लिखते हैं। और मुख्य अतिथि भाई किशन पटेल साहब, पूर्व मंत्री अनेक विभागों का और जिनकी बातों को आपने अभी सुनी, और मंत्रासीन अरुण कुमार गुप्ता जी जो अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और सच माने में एक शादी समारोह में पटना में हम लोग का मिलन थी। उस समय उन्होंने कहा था कि एक बार हम चाहते हैं कि हम आप एक साथ कोई आयोजन में साथ हों, और यही कारण है कि हमारा व्यस्त कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्य के कुछ समस्याएं हैं, उसके बावजूद भी हम आज यहाँ आने का काम किया है। तो भाई अरुण कुमार गुप्ता जी और हमारे अध्यक्ष हम के सचिव रहमान साहब, संजय रावण सिंह, रत्नेश पटेल जी, सुरेंद्र राम जी, राहुल कुमार जी जो महानगर अध्यक्ष हैं, बसंत मांझी जी आए हैं जो पूर्व मुखिया हैं, अमित कुमार जी जिला अध्यक्ष हैं, ज्ञान प्रकाश जी जो सारथ से हैं, और विनोद राम जी, रंजिका प्रसाद साहू, रघुनाथ यादव जी, कमालुद्दीन साहब, मदन राम, रामेश्वर जी प्रिंसिपल, शंकर बाबू, योगेश जी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, मनोज जी, जलंधर राम जी, जितेंद्र गुप्ता जी, और हमारे हाथ में एक विजिटिंग कार्ड है, वो है चंद्रिका प्रसाद शाह जी का, जो देवी सेनानी हैं और जिनकी बातें आपने सुनी। सचमुच में इस शब्द से वो परहेज करते हैं, शब्द का उच्चारण कर कम से कम मेरा मनोबल को जरूर बढ़ाने का काम किया है कि चलो कम से कम ब्राह्मणवाद के बारे में जब हम बोलते हैं तो अकेले दिखते हैं, कुछ लोग तो साथी हो गए हैं, इसलिए हम उनका स्वागत करते हैं। और अध्यक्ष संघ से जुड़े हमारे सभी कार्यकर्तागण, टीम आर्मी के हमारे सब भाई लोग, प्रेस मीडिया के हमारे साथी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो या चाहे भारत हो, और हम लोग की सुरक्षा में आए हुए यहाँ पर पुलिस पदाधिकारीगण और सिविल पदाधिकारीगण, और सबसे ज़्यादा जो हम देख रहे हैं इस गर्मी में, इस उम्र में 11 बजे के पहले से यहाँ पर हुए सैकड़ों हमारे भाई बहन, माता पिता, बुजुर्ग लोग, नौजवान साथियों, बच्चों बच्चियों और हम साथियों, तो हम कुछ बोले तो लाजिम है कि जिस अवसर के लिए हम यहाँ आए हैं उस अवसर की बात करें, और वो बात है बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को उनके चरणों में अपनी वचन रूपी पुष्प को हम अर्पित करते श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान कहीं है तो कि जिन आदर्शों पर आप जीने का काम किया है, जो आदर्श हमको आपने दिखलाया है, उस आदर्श पर चलने का हमको हिम्मत हो, ये आज के दिन में आपसे आशीर्वाद करके मांगते हैं। और पुनः पुनः हम आपको हार्दिक शुभकामना, हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। भाइयों बहनों, इतनी लंबी लंबी बात हो गई तो हमको ऐसा लग रहा था और लग रहा भी है, हम कौन कहीं के छिपकी हैं जो किशन पटेल साहब ऐसा उच्च राजनीतिक बात किया, और गुप्ता साहब तो सचमुच में आज की जो उनकी वार्ता है उसको कितना अध्ययन है और कैसा उन्होंने प्रहार किया,
करके हम साहस करते हैं कुछ बोलने का, और जब इस रूप में हम बोलते हैं तो हम सदा करते हैं कि हम लोगों का जो आसन होता है, बात होती है, तो ज्यादा समस्यामूलक बात होती है। आज क्या है, किस परिस्थिति में हम गुजर रहे हैं, इसकी चर्चाएं बहुत ऊंची बात लोग करते हैं। हमारे बसपा के भाई भी बोल रहे थे, अच्छी बात बोल रहे, लेकिन हमारे दिमाग में एक छोटी सी बात आती है, वो कहीं किताब में हमने नहीं पढ़ी। सही है, आज 78 साल की आयु है और 43 साल से राजनीति में है। विधानसभा में 8वां बार चुनाव का है और गलतफहमी से एक बार मुख्यमंत्री भी बना दिए गए, गलतफहमी से। तो एक अनुभव है, उस अनुभव का सहारा हम लेते हैं और उस अनुभव का सहारा लेने का उत्साह तब बढ़ा जब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ब्रिटेन में भाषण देने हम गए और बिहार में उस समय मुख्यमंत्री के रूप में हम बोले थे। ये छोटे छोटे व्यापारी भाई, मध्यम व्यापारी भाई, तुम्हारी बेटी 35 साल की उम्र की हो गई है, शादी नहीं दिए हो, तुम्हारा 40 वर्ष का बेटा है, ट्यूबरकुलोसिस या कैंसर से बीमार है, तो तुम अगर व्यापार में चोरी भी करते हो और वो केस मेरे पास आता है तो हम तुमको माफ कर दें। हमने ये कहा, यहाँ के पेपर वालों ने तो कहा जीतन मांझी ब्लैक मार्केट के इसको प्रमोट करते हैं, लेकिन टर्की, इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम जितने के जो रेस्पोंडेंट थे, जब उनको हमें एक्सप्लेन किया तो मैं सब कहता हूँ, आज भी मेरा देह रोमांचित हो जाता है कि आधा मिनट तक तालियां बजे कि जीतन मांझी आपने नहीं। हमारा कहना है, उनको भी हमने कहा ये किताब हमने नहीं पढ़ी है, हम अनुमान से करते हैं। वही बात यहाँ करना चाहिए कि कोई किताब सचमुच में पढ़ने का मौका नहीं मिला है, मुझे समय नहीं मिला, या पागल मन का एक सहारा वाले से किताब हम पढ़ नहीं सके, लेकिन जरूर कुछ सीखते हैं। और आज सामयिक बात है, हम पॉलिटिकल सिनारियों में नहीं ले जाना चाहेंगे, लेकिन आज अम्बेडकर साहब का दिन है। अम्बेडकर साहब क्या चाहते थे और आज की सरकार और आज हम दोनों उनकी बात को नहीं मानते। हम आयोजन कर लेते हैं, बड़ा बड़ा आयोजन हो, छोटा छोटा आयोजन हो, लेकिन अम्बेडकर साहब ने 3 बातों की चर्चा की थी जिससे हमारा सर्वांगीण विकास होता और जिसके बिना आज हम 75 साल आजादी के बाद हो गए, उसके बाद भी हम प्रमुखापेक्षी, हम दूसरों की ओर दिखाते हैं। हम नहीं समझते हैं अपनी ताकत हमारी है, जिस ताकत के बल पर राजनीति की चाबी को लेकर के विकास की ताला को हम खोल सकते थे, वो खोल नहीं पा रहे। हम यही कहना चाहते हैं। और वो क्या है, 2-3 बातों की चर्चा कल भी हम केसरिया में किया था और आज हम समझते हैं कि मौजूद है। इस बात को हमारे देव का नारा देने वाले लोग हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बड़ी सटीक बात उन्होंने की। निजाम क्या हुआ, उनको गोलियां खानी पड़ी और हम आज मूक दर्शक हैं, मूक दर्शक हैं। कोई उसके लिए लड़ाई हम लोग नहीं ले रहे हैं। लड़ाई का मतलब हम गोली चलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। माइक दे दो ना यहीं पर।
जिंदाबाद जिंदाबाद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।